तो इंटरेस्टिंग। हाँ जी। ऐसा कई बार एक्सपीरियंस तो किया ही होगा कि बहुत टाइम तक बात होती रही और पता चला वो कुछ और सोच रहे हैं, हम कुछ और सोच रहे हैं और वर्ड्स सेम यूज हो रहे हैं। तो कुछ ऐसा एक्सपीरियंस। मतलब बहुत सारा चीज अपने अगर हम सेल्फ टॉक भी करते हैं जैसे हम लोग, इसीलिए कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है कि क्लैरिटी ऑफ वर्ड्स की हम जो यूज कर रहे हैं व्हाट इट मीन्स टू मी। लाइक अगर हम कह रहे हैं पीस, तो पीस का मतलब क्या है हमारे लिए, सक्सेस का मतलब हमारे लिए क्या है। तो वो सब जब हमें क्लियरली डिफाइंड रहता है देन वो उस समय हम उस चीज को फील कर पाते हैं। जब हम उस चीज को बोल रहे हैं दैट टाइम इट अकर्स कि हाँ सबकॉन्शियस माइंड को क्लैरिटी है कि व्हाट इट मीन्स व्हेन आई एम सेइंग दैट आई एम पीसफुल या फिर आई वांट टू फील द पीस। तो चाहिए क्या, वो क्लैरिटी होती है देन आई थिंक उसके लिए हम लोग काम कर पाते हैं। अदरवाइज वो क्लैरिटी नहीं होती है तो फिर फील नहीं होता, फिर लगता है कि करा क्या, हुआ नहीं, कुछ भी अचीव नहीं हुआ। इसलिए पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड पढ़ने से पहले ये बुक लिखी जानी चाहिए, पावर ऑफ योर वर्ड्स और कैसे एक राइट मीनिंग से हम उनको समझें। अदरवाइज कितनी बड़ी बात हो जाएगी कि हम सक्सेस को कुछ और डिफाइन करे जा रहे हैं और हम प्रोग्राम रीप्रोग्राम किए जा रहे हैं सबकॉन्शियस माइंड को, और इवेंचुअली वो अचीव भी हो गया पर पता चला ये तो करना ही नहीं था। तो इट मे ऑल्सो हैपन। तो और क्या टेक अवेज रहे सभी के, क्या इंसाइट्स रही? कि अगर क्लैरिटी है तो फिर सबकॉन्शियस माइंड की जो ट्रेनिंग की उन्होंने बात करी कि मॉन्क्स क्या करते हैं, कि सुपर कॉन्शियस माइंड कॉन्शियस में कुछ क्लैरिटी है देन वो बेटर सुपर कॉन्शियस काम कर सकता है सबकॉन्शियस के साथ। एंड व्हाट दे डू देयर कि वो पहले क्लीनिंग अप करते हैं एंड दैट क्लैरिटी ब्रिंग इन द क्लैरिटी कि व्हाट थिंग्स मीन टू देम। आई थिंक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी अच्छा बताया कि पहले हमको उस पे काम करना है ताकि हम जो ऊपर ऊपर पहले काम करते रहते हैं, अगर हम सुपर कॉन्शियस या कॉन्शियस लेवल पे काम कर रहे हैं और सब कॉन्शियस लेवल पे काम नहीं कर रहे हैं देन वो सक्सेस मिलती नहीं है व्हाट वी वांट टू अचीव। इसीलिए ये भी हम कह सकते हैं कि लाइफ कोचिंग में या एनएलपी में ये बहुत फेमस बात है कि एज्यूम नथिंग आस्क एवरीथिंग। तो ये वाली जो प्रॉब्लम है ये दूर हो सकती है कि हम कुछ और समझ रहे हैं, वो कुछ और समझ रहे हैं। तो वी नीड टू एज्यूम um, नथिंग। या yeah, सही तो बताइए। कंटिन्यू। नहीं नहीं, प्लीज बताइए। हाँ, तो जैसे हम लोग हर एक इंसिडेंट को मीनिंग दे देते हैं अपने हिसाब से, वैसे आज मुझे रियलाइज हुआ हम लोग वर्ड को भी, मतलब इट वाज अ रेवलेशन, जबकि आई सी दिस वेरी ऑफन इन आवर फील्ड आल्सो, कि हम लोग कुछ बोल रहे हैं, द क्लाइंट कुछ और बोल रहा है, एंड लाइक जिसको क्लाइंट कभी कभी कुछ और समझ रहा है। वेरी सिंपल एग्जांपल आई कैन गिव इज बीम एंड कॉलम। सो दे कीप ऑन calling it by some other name, or they call it pillar. So for us pillar is not a load bearing thing, whereas column is a very intrinsic part of it. तो ये बहुत बार हम लोग देखते हैं। तो दिस वाज अ बिग आई ओपनर कि अरे अपना खुद का माइंड भी, समटाइम्स वी अज्यूम समथिंग, मीनिंग भी हम लोगों को एग्जैक्ट नहीं पता रहता है, इट इज आर मेड अप थिंग। तो वो बहुत uh, जरूरी है कि आई रियली लाइक दैट डॉग का एग्जाम्पल जो उन्होंने दिया है कि सिट एंड वॉक जो डिफरेंट है। तो जैसे अवेयरनेस इज वॉन्डरिंग एंड माइंड इज वॉन्डरिंग बिकॉज योर पावर लाइज इन द वर्ड। तो या वर्ड मेक्स द लैंग्वेज, या और वर्ड मेक्स योर वर्ल्ड, दैट काइंड ऑफ थिंग। तो वो बहुत, मतलब नाउ आई विल से माय अवेयरनेस इज वॉन्डरिंग नॉट माय माइंड इज वॉन्डरिंग। पावर भी आ जाता है, नहीं तो वी फील अरे आई एम फिकल माइंडेड ओनली, तो मुझसे तो नहीं होगा ये। बट बिट बाय बिट लाइक इन एटॉमिक हैबिट्स दे से कि थोड़ा थोड़ा रोज करते जाओ। तो एक द मिनट आई गेट चेंज इन माय द वे आई से इट और द वे आई पुट इट, उसमें उसमें ही काफी पावर है, देन इवेंचुअली आई कैन वर्क ऑन इट। तो क्या हम ये कहना चाह रहे हैं कि हम सबका मीनिंग पर्टिकुलर चीज़ों के लिए सेम हो जाए, सिमिलर हो जाए, या फिर हम सबका मॉडल ऑफ द वर्ड अलग अलग रहेगा ही हमेशा, ये इनएविटेबल है, लेकिन हमें उसे समझने की कोशिश में हमेशा रहना चाहिए? आई तो थिंक अलग ही रहेगा।
बट हमको जैसे अज्यूम नथिंग, हम्म। आस्क एवरीथिंग, वो करना पड़ेगा। या तो आई थिंक ये दोनों तरफ से ही बात होती है, कम्युनिकेट करने वाले की तरफ से भी ज़्यादा क्लियर कम्युनिकेशन होना चाहिए, और जो कम्युनिकेशन को रिसीव कर रहा है वो भी अगर थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ले और क्वेश्चंस पूछ ले तो क्लियर हो सकता है। तो क्या करेंगे और आगे? आई थिंक ना रीचेक कर लेना चाहिए जनरली। किसी भी रिलेशनशिप या कहीं भी जब मिसकम्युनिकेट होता है तो जो बोल रहा है और जो सुन रहा है उसमें जब कंफ्यूजन होता है तो हम रीचेक नहीं करते हैं उसको। आई थिंक दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन कम्युनिकेशन। अभी जो सुना उसे तो मुझे यही लगा, क्योंकि कई दफा मतलब अभी मैंने रियलाइज भी किया कि वी आर एज्यूमिंग कि हाँ मैंने तो सब बताया, सो यू हैव टू थिंक ऑन दैट पार्ट। बट उसने कुछ और ही एज्यूम किया और मैंने एज ए रिस्पॉन्सिबल पर्सन उसको रीचेक नहीं किया। तो ये पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन होना चाहिए कि मैंने बताया फिर रीचेक भी किया। हाँ जी, बिल्कुल। तो नहीं, बट जैसे उसमें कहते हैं कि सबका अलग अलग मॉडल ऑफ वर्ल्ड जब बात हुई कि किसी के लिए बताना मतलब अगर हमने बोल दिया कि हाँ सब कुछ अच्छा था, मतलब अच्छा था, सब कुछ हो गया। लेकिन जो बहुत डिटेल ओरिएंटेड होगा उसके लिए फिर कि क्या क्या दिन भर में हुआ और उसमें क्या क्या अच्छा हुआ, सो इट इज लाइक आई थिंक पर्सनालिटी। लेकिन जो डेफिनेशन की बात हो रही कि कौन सी चीज क्या मीन करती है, आई थिंक आइडियल वर्ल्ड में वैसे ही होगा दैट जो बोले जो एक के लिए मीनिंग होगा वही सबके लिए मीनिंग होगा, वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड रहेगा। एंड दैट टाइम देन जो हार्मनी होगी कि कुछ एक्सप्लेनेशन कहीं जरूरत नहीं है या कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की मार्जिन नहीं है, वो तभी होगा जब सबके लिए मीनिंग सेम होगा। और वो होगा सबके लिए एक जैसा, इसके लिए शायद लाइक आई थिंक ये बात भी इम्पोर्टेंट है कि जैसे ग्लोबलाइजेशन का ज़माना तो खैर बहुत पहले से ही आ गया है, अब तो एक अलग ही तरह का ग्लोबलाइजेशन चल रहा है, इंटरनेट वाला। तो क्रॉस कल्चरल इंटरेक्शंस बहुत होते हैं, पीपल इंटरेक्ट फ्रॉम वेरियस बैकग्राउंड्स, डिफरेंट लैंग्वेजेस, डिफरेंट कल्चर, इवन डिफरेंट टाइम जोन्स। तो ऐसे टाइम पे तो और भी ज़्यादा ये ज़रूरी है कि हमारी जो क्रॉस कल्चरल सेंसिटिविटी है वो ज़्यादा और अच्छी हो, कि व्हाट डू दे मीन बाय दिस। हो सकता है हम कह रहे हैं कि 9 बजे मिलते हैं, अब किसका 9 बजे कब है यही नहीं पता। दूसरा, इंडिया में भी अगर हम कह रहे हैं तो वो सुबह का 9 बजे है, शाम का 9 बजे है, मतलब एम्बिग्यूटी भी आ जाती है इन चीज़ों में। और इंडिया में ही इतना वेरिएशन हमने देखा है, सबने एक्सपीरियंस किया होगा कि गुजरात में जिस चीज़ के लिए जो वर्ड यूज़ कर रहे हैं राजस्थान में उसका कुछ और मीनिंग है। तो वो जब समझ में आता है जब उनके साथ कुछ दिन रहते हैं। तो हाउ डू वी डेवलप ऑल दिस? तो वो एक लैंग्वेज की जो बात होती है ना कि बिकॉज जैसे अगर हम कहें कि बॉम्बे में कांधा कहते हैं और यूपी में प्याज कहते हैं, तो इट इज बटाटा। लाइक कि वो तो वो एक लैंग्वेज जब सब बोलेंगे तभी उसका एक मीनिंग सब निकालेंगे। जब तक वो शब्दों में अंतर है तब तक उनके इंटरप्रिटेशन में भी अंतर रहेगा, और वो इंटरप्रिटेशन भी कॉमन हो जाए बट इट इज तो ऑल्सो नॉट डिजायरेबल टू कि हम सारी ही कुछ टर्मिनोलॉजी सेम सेम कर दें, मतलब वो भी सही नहीं है। नहीं, अगर पीस मतलब पीस, तो पीस मतलब क्या कि तो वो भी हो सकता है कि दो देशों में लड़ाई नहीं हो रही है, या फिर हम पीसफुली बैठे हुए हैं, या फिर हमारा नेबर भी पीसफुल है, तो फिर वो एक्सपेंशन तो रहेगा, लेकिन पीस मतलब पीस। जैसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि इंट्रोस्पेक्शन वर्ड जब हम सर्च करते हैं इंटरनेट पे या उसकी कोटेशंस और इमेज सर्च करते हैं तो ज़्यादातर नेगेटिव साइड इंक्लाइंड वाली चीज़ें दिखाई देती हैं, और जबकि हमारे मीनिंग में चल रहा, मन में चल रहा होता है कि आई एम लुकिंग फॉर समथिंग अबाउट कॉन्टेम्पलेशन। तो इंट्रोस्पेक्शन का जो एक लार्जली मीनिंग असाइंड है ग्लोबली, आई थिंक वो उस साइड ज़्यादा है कि जब कुछ गड़बड़ हो गई है तो आप इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हो, प्रोएक्टिवली नहीं कर रहे हो। इसीलिए अभी ये डिस्कशन आजकल चल रहा है एआई के टाइम में, इतनी सारी चीज़ें जब आ रही हैं, चैट जीपीटी एंड सो मेनी अदर थिंग्स, कि इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। तो युवल नोहा हरारी जो हैं, बहुत ही बड़े हिस्टोरियन हैं, थिंकर हैं, उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस में बोला कि इससे ये हो सकता है कि
वर्ड्स के मीनिंग या नैरेटिव्स डिफरेंट तरीके से लोगों के मन में डाल दिए जाएं, प्लांट कर दिए जाएं और उनको पता भी ना चले। तो कुछ उस तरह की डेंजर्स भी सोसाइटी में अभी ग्लोबल लेवल पे आएंगे धीरे धीरे। तो हाउ डू वी प्रोसेस ऑल दिस? मतलब नॉर्मल एबनॉर्मल हो जाए और एबनॉर्मल नॉर्मल रह हाँ, क्योंकि जाए मीनिंग वैसा। मेकिंग है, तो मीनिंग मेकिंग तो कराई भी जा सकती है। लोगों के वैल्यूज बिलीव्स कैसे बनते हैं? थ्रू द स्टोरीज विच वी लिसन, या नैरेटिव्स जो भी है। तो कुछ भी नैरेटिव नया बनाया जा सकता है। हाँ, तो जैसे अभी भी चल रहे हैं कि बीमारी तो नॉर्मल है, होना ही चाहिए, दवा ले रहे हैं नॉर्मल है। तो ये नॉर्मल सी तो आई गई है, मतलब ये है, दिस इज नॉट इन आवर लैंग्वेज कि आजकल डायबिटीज तो हो ही जाता है, टेंशन तो हो ही जाता है, तो दैट इज बहुत लाइफ कुछ तो स्टाइल डिजीज ऑलरेडी। तो होती है, 45 प्लस हो तो फिर हो गई। हाँ। तो कैसे हम वर्ड्स को, और क्या हम करें कि हमारे ज़्यादा क्लियर कम्युनिकेशन हो? आई थिंक क्लीन लैंग्वेज नाम से एक बुक भी है। तो क्या सॉल्यूशन है? माइंडफुल होके बात करें एंड क्लैरिटी। सो वो जो एक स्टेटमेंट है ना, द response you get, the meaning of a communication is in the response that you get. So whatever you are getting the response, that time you should be aware कि it is not clear, instead of blaming कि सामने वाला नहीं समझा है, the responsibility proactively लेनी चाहिए कि I have not been able to make them understand. तो उस लेवल से भी बात कर समझ सकते हैं कि जो सामने वाला अगर एक बार नहीं समझा है, तो अगली बार वाले में भी जब हम बात कर रहे हैं तो कैसे हम उस चीज को फैक्टर इन करके वी आर फ्रेमिंग आवर वर्ड्स एंड सेंटेंसेस की क्लैरिटी रहे मेरे कम्युनिकेशन में। हम्म। अदरवाइज वो अपने ऊपर वो जो 4 एग्रीमेंट्स उन्होंने देखे, सो आई रियली लाइक दैट कि हम एक तो इम्पेकेबिलिटी ऑफ वर्ड्स जो है वो तो रखना ही है, लेकिन जो दूसरा एग्रीमेंट की डू नॉट टेक एनीथिंग पर्सनली, तो वो अगर हम उस डिटैच होकर भी उस चीज को देखें, सुने, समझे, everybody, not only is the speaker, everybody, then also I think miscommunication के chances कम होते हैं। एंड तीसरा भी कि अज्यूम ना करें आ रहा है या कुछ है, तो फिर उस चीज को तो बेटर। आपने घर में बच्चों के साथ कभी कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ है कि कुछ आपने कहा हो, आपकी कुछ और मीनिंग हो, उनके समझ में कुछ और प्रोसेसिंग की हो? एक्चुअली बहुत बार होता है, लेकिन अगर और किसी को बोला है बट कई बार होता है कि हम तो उस लेवल तक सोच भी नहीं सकते जहां पर वो समझ लेते हैं कि अच्छा ये मतलब था। राइट। और एक चीज और होती है, जैसे अब जैसे आई हैव 2 किड्स। एक बच्चा आपने जो स्टेटमेंट दिया उसका डिफरेंट मीनिंग लेगा, दूसरा बिल्कुल डिफरेंट ले रहा है। तो मतलब फिर मैं उसको रीचेक करती हूँ कि एग्जैक्टली तुमने समझा क्या जो मैंने इंस्ट्रक्शन दिया, क्योंकि हर की अपनी कैपेसिटी होती है समझने की, उसको चीजों को एसेस करने की। तो आप अब जैसे बाय द वे, अगर आप किसी को कुछ बोल ही रहे हो, डांट ही रहे हो ना, तो जो ज्यादा नेगेटिव लगेगा उसको वो बहुत दूर तक सोचेगा कि अच्छा मामा ने ऐसे किया, ये किया, वो किया। सो वी हैव टू चेक ऑन दैट पॉइंट। मुझे लगता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आई थिंक एक बात ये भी है कि जिस तरह का हम कंटेंट कंजम्पशन करते हैं, वो हमारे वर्ड्स को, हमारी मीनिंग मेकिंग को काफ़ी इन्फ्लुएंस करता है। हम्म। तो बहुत लार्ज दोनों। पार्ट ऑफ सोसाइटी बॉलीवुड से इन्फ्लुएंस्ड है, या जैसे कोई नई वेब सीरीज आती है तो लोगों की लैंग्वेज में कुछ नए वर्ड्स ऐड हो जाते हैं और फिर वो काफ़ी टाइम तक चलते भी रहते हैं। कोई नई मूवीज आती हैं, नए डायलॉग्स आते हैं, तो वो एक पार्ट हो जाता है उनकी परमानेंट वोकेबलरी का भी। तो कई बार उस कॉन्टेक्स्ट में भी समझना होता है कि ये क्या कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं। और बहुत ही जो नॉर्मल मीनिंग होता है उससे बिल्कुल डिफरेंट ही होता है। तो मतलब हम जिस इकोसिस्टम में हैं उसकी अंडरस्टैंडिंग हमें होनी चाहिए कि कैसे लोग ऑपरेट कर रहे हैं, कैसे सारी चीज़ें ऑपरेट कर रही हैं। मतलब अगर आप जैसे गूगल पर भी जाएं, तो आपने जो लास्ट सर्च किया हो या चैट जीपीटी पे भी जाएं, तो वो मेमोरी में आ जाता है ना, कि फिर उसके अराउंड ही वो सर्च करेगा। तो जो उसी के आप अराउंड इनपुट जाती कंटेंट है। की बात कर रहे हैं, तो वट एवर इज रिसेंट
क्योंकि हमारी रिसेंसी का इतना हमारा वो रहता है, लगाव रहता है कि जो हमने रिसेंटली फील किया है वो उसी को हम वापस करते हैं, या फिर रिसेंटली हमने पढ़ा है उसके अराउंड ही हमारा सब कुछ घूमने लगता है, बिकॉज वी स्टार्ट रिलेटिंग टू जो हमारी मेमोरी में है। सो इसलिए हमारी मेमोरी में भी क्या है और वो कैसे जा रहा है, वही इनपुट का जो ध्यान रखना रहता है। एंड ऑल्सो कि जैसे अगर अभी आपने बात करी ना बॉलीवुड का असर है, तो जैसे हमारे जितने भी, जैसे ये जब सूरज बड़जात्या की मूवीज आई, तो जैसे जो हमारे जितने भी ट्रेडिशंस होते थे, जैसे जूता चुराना है, या उसको कितना ग्लैमराइज किया, या फिर तो वो कितना बढ़ गया उसके बाद से, जब वो चीज, तो वो चीज सोसाइटी में आती है। तो दो तरह से काम करते हैं कि जो सोसाइटी में है वो भी मूवीज डिपिक्ट करती है, एंड देन मूवीज आल्सो सेट अ पाथ वे कि कैसे आगे बढ़ना है। ऑल दैट इज वेरी इंटर रिलेटेड, कौन किसको इन्फ्लुएंस कर रहा है, दैट आल्सो इज वेरी सब्जेक्टिव। तो हमारा वही इनपुट पे हम कितना ध्यान रख सकते हैं, हम कितना वी कैन बी माइंडफुल ऑफ व्हाट वी आर टॉकिंग, डिस्कसिंग, एंड इन जो भी हम पढ़ रहे हैं और जो भी सुन रहे हैं, तो एक्चुअली सब कुछ बहुत रिलेटेड है। इसी कॉन्टेक्स्ट में ये बात भी कही जाती है, काफ़ी इंटरेस्टिंग बातें हैं, मतलब अनबिलीवेबल भी हैं कई बार तो, और कि कई बार हमें लगता है कि मूवीज़ बन रही हैं, डायरेक्टर के मन में आया या प्रोड्यूसर के मन में आया या जिसने स्क्रिप्ट लिखी होगी, मूवी बन रही है और हम लोग देख रहे हैं, बस सिंपल ऐसे हो रहा है। लेकिन क्या ये पॉसिबल है, या क्या ऐसा कभी हुआ होगा कि देश की सरकार भी ये एजेंडा तय करे टू सम एक्सटेंट, कुछ लोगों के, कुछ डायरेक्टर्स के थ्रू, कि किस तरह की मूवीज़ बनाओ, किस तरह का माइंडसेट जनता का हमें बनाना है? क्या ये डायनेमिक्स हो सकती है और क्या ये रही है? हो सकता है, आई थिंक सो। क्योंकि यूथ इतना वल्नरेबल है ना, एंड यूथ को एवरीबडी वांट्स टू टैप। सो एनीबडी, चाहे वो ड्रग पेडलर्स हो या फिर बॉलीवुड वाले हो, एवरीबडी वांट्स टू मेंट थ्रू दोज यूथ ओनली, बिकॉज दे आर द मोस्ट, एक तो एक्सेसिबल है इतना मीडिया यूज करने के लिए, एंड ऑल दैट, एंड वल्नरेबल भी हैं, एंड दे आर इजिली मोल्डेबल, कि जहां पर जो उनको समझ में आ जाए, जैसे किसी भी एक आइडियोलॉजी के साथ अगर उन्होंने अटैच कर लिया, देन दे विल गिव देयर 100% टू दैट, एंड सो यस, दे आर द मोस्ट सॉट आफ्टर अभी डिवीजन ऑफ पॉपुलेशन। सो माइट बी एजेंडा हो सकता है, इसीलिए लेकिन कहा जाता है कि जो भी ऐसे कंट्रीज हैं जो वन पार्टी गवर्नमेंट है, या तो ये डिक्टेटरशिप है, या जो मीडिया को बहुत कंट्रोल करते हैं, वो लोग भी ये टर्म्स डिसाइड करते हैं कि किस तरह का कंटेंट बनाया जाएगा, कंटेंट कंज्यूम करेंगे लोग। और अभी रिसेंटली एक सीरीज आई है, गोल्डन जुबली, आई थिंक उसका ये नाम है, प्राइम वीडियो पर है शायद। तो उसको, उसके बारे में ये डिबेट चल रही है आजकल, अगर उसके बारे में पढ़ा जाए तो, कि इंडिया का रिलेशनशिप यूएसएसआर से कितना था, या अमेरिका से कितना था, चाइना से कितना रहा है, उस बेसिस पे वहाँ की गवर्नमेंट ने कैसे हमारी गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस किया, और फिर कैसे किस तरह। अब जैसे राज कपूर साहब की जो मूवीज़ देखी जाए, और रशिया में उनका इतना प्रमोशन होना, ये कोई ऐसे नहीं था कि मतलब बस हो गया, इसके पीछे कुछ सोच थी, कुछ पॉलिसी थी। तो हम थोड़ा, कहा जाता है ना, वॉच डॉग्स ऑफ डेमोक्रेसी, तो ऐसे लोगों को, ऐसे इंस्टीट्यूशंस को, ऐसे थिंक टैंक्स को होना पड़ता है जो इन सब चीज़ों पे क्रिटिकल नज़र रखेंगे क्या हो रहा है। तो फिर, और युवल नोआ हरारी का जो पूरा बात है वो यही है कि एवरीथिंग इज ए नैरेटिव, इवन डेमोक्रेसी इज ए नैरेटिव, इज ए स्टोरी जो हमें सुनाई गई है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इस तरह, इस डायरेक्शन में भी हम सोचना लगे थोड़ा तो, कि वी आर सब्जेक्ट टू सो मेनी इन्फ्लुएंसेस विच वी आर नॉट अवेयर अबाउट। तो करें क्या? माइंडफुल, Who अवेयर, अभी and ना and इटर्नल, finding a या source where we can believe and we have faith that this source is not corrupted, and sticking to that, at least there is some source which has no agenda इसीलिए hidden. कहा जाता है कि इटर्नल विजिलेंस इज द प्राइस ऑफ लिबर्टी। इफ यू वांट टू कीप योर लिबर्टी इंटैक्ट, देन बी विजिलेंट always. That is the price we have to pay. Otherwise, we are following or under someone's agenda always.
और कई बार हम समझते हैं कि अच्छा वो एनजीओ कितना अच्छा काम कर रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, लेकिन किस चीज़ के पीछे क्या है, आगे पीछे क्या है, कहाँ किसका तार किससे जुड़ा है, ये सब इम्पोर्टेंट है। और लोगों के शब्दों के, वर्ड्स के पीछे क्या इंटेंशन है वो भी हमें समझनी ज़रूरी है। वर्ड्स आर लोडेड, तो क्या उसमें इंटेंशन है वो हमें समझनी है। मतलब किसी को भी फेस वैल्यू पे नहीं लेना। नेवर एवर, वो तो है ही नहीं। वर्ड्स तो किसी के भी बारे में आई थिंक लीस्ट रिलायबल इंफॉर्मेशन है, क्योंकि इट इज़ पार्ट ऑफ अवर ट्रेनिंग हाउ टू यूज स्वीट कोटेड वर्ड्स। तो वो तो कर सकते हैं, सेल्स वाले तो करते ही हैं, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में या एल्सवेयर भी। तो पर्पस ये नहीं है कि हम स्केप्टिकल हो जाएं हर चीज़ के लिए, या हमारी गुड फीलिंग्स ख़त्म हो जाएं, बल्कि हम ज़्यादा अवेयर रहें, क्योंकि जो ऐसा कर रहे हैं वो भी शायद उतने अवेयर ना हो कि वो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो सारे सिस्टम ही ऐसे हो रहे हैं। तो हमारा तो मतलब यहाँ भी फिलहाल अवेयरनेस और माइंड से है। उन्होंने मेडिटेशन का बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया। आजकल जैसे ट्रेंड चल गया ना, लोग कहते हैं कि हाँ कुकिंग इज़ माई मेडिटेशन, हम्म। और अपने पेट को वॉक करा रहे हैं तो वो भी मेरा मेडिटेशन है। तो इस तरह से सदगुरु भी ये बात कहते हैं कई बार कि इस तरह से हमने वर्ड्स को बहुत करप्ट कर दिया है। इवन पॉलिटिक्स वर्ड कितना अच्छा है देखा जाए तो, लेकिन पॉलिटिक्स वर्ड का कैसे यूज होता है कि बहुत पॉलिटिक्स है वहाँ, तो उस ऑफिस में बहुत पॉलिटिक्स होती है। तो पॉलिटिक्स होती है मतलब कि अच्छा है या बुरा है। तो ऐसे ही है, वर्ड्स की अपनी अपनी मीनिंग इवॉल्व होते रहते हैं। हाँ जी, एनीथिंग इन लास्ट 2 मिनट्स। सतर्क रहें, सावधान रहें। जी। मैं बोल रही हूँ सतर्क रहें, सावधान रहें। हाँ। बिल्कुल। होशियार। हम्म, बट इसका मतलब वही, जैसे आपने कहा कि डजंट मीन टू टेक अवे द एसेंस ऑफ लाइफ और ट्रस्ट फ्रॉम एनीबॉडी, बट ओनली थिंग इज कि वर्स्ट कैन आल्सो वी थिंक ऑफ क्या हो सकता है, वर्स्ट क्या हो सकता है। जैसे अभी आपने कहा कि हमारे मीनिंग मतलब ही चेंज हो जाए, नॉर्मली अब नॉर्मल बन जाए, या फिर वो सब पूरी पूरी सोसाइटी एक साथ चेंज हो जाए। तो फिर तो क्या है मतलब, फिर जैसे जैसे युवल नोहारी के भी जो जितनी भी बुक्स रहती हैं, he is a little different tangent only on he speaks, उनकी लैंग्वेज भी थोड़ी डिफरेंट है। तो व्हाट विल हैपन जब पूरी सोसाइटी ऐसा चेंज होगी, जैसे इतना एवोल्यूशन आता जा रहा है तो पूरा ही आ रहा है ना, सो देन इट विल बी लाइक वी विल आल्सो बी गोइंग अहेड विद दैट। मतलब अब भी हम आ रहे हैं, फिर नेक्स्ट जनरेशन जो है वो भी जैसा सोसाइटी में चल रहा है वैसे ही अडेप्ट करेंगे ना। देन व्हाट इज द वे आउट, हाउ मच वी कैन पास ऑन केवल एक फैमिली के ऊपर से नेक्स्ट जनरेशन विदाउट गेटिंग इन्फ्लुएंस फ्रॉम व्हाट इज गोइंग ऑन, कितना हो सकता है। तो जैसे एक तो हम कहते हैं ना वेपन्स एंड शील्ड ऑफ इन्फ्लुएंस, तो हम्म। हमारी शील्ड ऑफ इन्फ्लुएंस कितनी पावरफुल हो उस पर हम फोकस कर सकते हैं। और एक बात पर हम बाद में याद रख सकते हैं, जैसे कि वर्ल्ड वॉर कहा जाता है, और उस वर्ल्ड वॉर को हम वर्ल्ड वॉर कहें तो अगर, कि आने वाला टाइम जो है अभी भी है, एक्चुअल हमें लगता है कि जो लड़ाई लड़ी जाएगी या लड़ाई लड़ी जा रही हैं वो शायद बॉर्डर पे ज़्यादा है, लेकिन ऐसा बहुत कम है। अब जो लड़ाइयाँ हैं वो नैरेटिव्स में ज़्यादा हैं। कैसे मीडिया, नेशनल मीडिया भी, इंटरनेशनल मीडिया कैसे इश्यूज़ को मैनिपुलेट कर सकता है लोगों के माइंड में, तो ये वर्ल्ड वॉर ज़्यादा है। और इसके लिए हर एक कंट्री के पॉलिटिकली सपोर्टेड बड़े बड़े थिंक टैंक्स होते हैं जो इस चीज़ों पे काम करते हैं। तो बहुत कुछ है इसके बारे में, और बहुत इनके बारे में बहुत मूवीज़ भी बनी हुई हैं। और जो लोग इनको एक्सपोज करने की कोशिश करते हैं दे आर अंडर स्कैनर, ये भी होता है। तो देर आर लॉट ऑफ थिंग्स, समथिंग विच वी कैन से, समथिंग वी कांट से पब्लिक प्लेटफॉर्म में। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं, हो रही होती हैं, हमेशा होती हैं।
इवन इलेक्शंस मैनिपुलेट किया जा सकता है नैरेटिव्स के थ्रू, और उसको ऐसा दिखाया जा सकता है कि सब कुछ ठीक हुआ है। तो बहुत कुछ है, तो बस हम ज़्यादा अवेयर रहें, ये है बात तो फिलहाल। बीनल जी, आपका कुछ कहना है? और यूर ऑक्युपाइड इन ऑफिस? ओके, सिम्स भाई जी आप मुझे बोले क्या? आप भी मार्केट में लगते हैं, ऑल राइट, कोई बात नहीं। ठीक है जी, आज इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम फिर। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। Thank you.